सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट ड्रामा में। तो गाइस, आप लोगों के लिए मैं रेलवे एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर सेट लेकर आई हूँ गाइस, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें एंड कोशिश करिए नोट बनाने का, क्योंकि गाइस नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि नोट बनाइए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है रिवीजन करिए। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे आपकी चीज़ें उतना ही ज़्यादा क्लियर आउट रहेगी, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए आज के रेलवे एनटीपीसी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा रेलवे एनटीपीसी का जो सेट चलेगा गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। सेट जो है ये आपका 74 चलेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि पोला महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि पोला महोत्सव जो है ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी कर्नाटक में, या ऑप्शन डी बिहार में। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पोला महोत्सव जो है ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें कि पोला महोत्सव में जो है ये क्या होता है, वैसे आपको ध्यान रखना है। पोला महोत्सव में जो है ये बैलों की पूजा की जाती है, आपको ध्यान रखना है। पोला महोत्सव में क्या होता है, तो याद रखिएगा बैलों को अच्छी तरीके से सजा कर है, याद रखिएगा जिस तरीके से आप पिक्चर में देख रहे हैं। तो बैलों को सजा कर अच्छे से, और उसके बाद जो है ये क्या की जाती है, बैलों की जो है पूजा की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पोला महोत्सव में होता क्या है। तो याद रखिएगा बैलों की पूजा की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हुआ। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस, दूसरा अगर हम बात करें गाइस, तो पोला महोत्सव जो है ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, इसके अलावा अगर हम बात करें तो पोला महोत्सव जो है ये आपके छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। पोला महोत्सव जो है ये महाराष्ट्र का भी है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये छत्तीसगढ़ का भी ये है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हम महाराष्ट्र के जो है कुछ फेस्टिवल के बारे में बात करेंगे, जैसे कि पोला महोत्सव हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हाथी महोत्सव जो है ये किस राज्य का फेस्टिवल है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। हाथी महोत्सव जो है ये किस राज्य का फेस्टिवल है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। हाथी महोत्सव, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि हाथी महोत्सव जो है ये किस राज्य का फेस्टिवल है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये है आपके महाराष्ट्र का है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो याद रखिएगा हाथी महोत्सव हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है, आपका जो है गणेश चतुर्थी जो है ये किस राज्य का फेस्टिवल है, इससे आपको ध्यान रखना है। गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी जो है तो देखिएगा ये भी आपके महाराष्ट्र का, ये आपको ध्यान रखना। गणेश चतुर्थी जो है ये किस राज्य का फेस्टिवल है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके महाराष्ट्र का है। इसके अलावा अगर हम बात, गुड़ी पड़वा जो है ये किस राज्य का फेस्टिवल है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। हाथी महोत्सव हो गया, गणेश चतुर्थी हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा जो है ये किस राज्य का फेस्टिवल हो गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। गुड़ी पड़वा जो है ये भी आपके महाराष्ट्र का हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गाइस, तो याद रखिएगा नराली पूर्णिमा जो है ये किस राज्य का फेस्टिवल हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। नराली पूर्णिमा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नराली पूर्णिमा जो है ये किस राज्य का फेस्टिवल हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। नराली पूर्णिमा जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके जो है महाराष्ट्र का हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जीवाणु कोशिका भित्ति को क्या कहा जाता है। तो आपको बताना है जीवाणु कोशिका भित्ति को क्या कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए काइटिन, ऑप्शन बी पेप्टोग्लाइकेन, ऑप्शन सी सेल्यूलोज, या ऑप्शन डी पेप्टीन। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन जो है आपका जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेप्टिडोग्लाइकेन जो है ये जीवाणु कोशिका भित्ति को कहा जाता है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है पौधे की कोशिका भित्ति जो है ये क्या कहलाती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सेल्यूलोज जो है गाइस याद रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है। पौधे की कोशिका भित्ति जो है ये क्या कहलाती है, यानी कि पौधे की जो कोशिका भित्ति होती है जिसकी वजह से आकार और संरचना का पता चलता है, तो याद रखिएगा पौधे की कोशिका भित्ति जो है ये क्या कहलाती है, ये आपको ध्यान रखना है। पौधे की कोशिका भित्ति जो है ये क्या कहलाती है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। पौधे की कोशिका भित्ति जो है ये सेल्यूलोज कहलाती है, जो आप सभी ने पढ़ा होगा, याद रखिएगा। पौधे की कोशिका भित्ति जो है ये क्या कहलाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पौधे की कोशिका भित्ति जो है ये सेल्यूलोज कहलाती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है पेक्टिन जो है गाइस याद रखिएगा, ये जो है आपको याद रखना है कि फलों की कोशिका भित्ति जो है ये क्या कहलाती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। फलों की कोशिका भित्ति की वजह से जो है किसी भी चीज का उसका आकार और संरचना जो है ये किसकी वजह से बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें कि फलों की कोशिका भित्ति जो है ये क्या कहलाती है, फलों की कोशिका भित्ति जो है ये पेक्टिन कहलाती है, आपको ध्यान रखना है। फलों की कोशिका भित्ति जो है ये क्या कहलाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
फलों की कोशिका भित्ति जो है ये पेक्टीन कहलाती है, आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है जो कि आपका जो है काइटिन, ठीक है? तो काइटिन जो है याद रखिएगा, जो कीटों की कोशिका भित्ति तो नहीं कह सकते, लेकिन ये आपको ध्यान रखिएगा कि कीटों में की जो कोई कीटों की जो संरचना होती है गाइस, याद रखिएगा कीटों की संरचना जो होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है ये किसकी वजह से होती है? तो काइटिन की वजह से होती है। आपको ध्यान रखना है कीटों की संरचना जो होती है किसकी वजह से? काइटिन की वजह। तो याद रखिएगा कीटों की संरक्षा और संरचना और जो सुरक्षा जो है याद रखिएगा, ये किसकी वजह से होता है? इससे आपको ध्यान रखना है काइटिन की वजह से, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सी ऑफ पोपीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको बताना है कि सी ऑफ पोपीज पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपके ऑप्शन ए विक्रम सेठ, ऑप्शन बी अरविंद अडिगा, ऑप्शन सी अमिताभ घोष या ऑप्शन डी अनीता नायर। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अमिताभ घोष जो है गाइज देखिएगा सी ऑफ पोपीज पुस्तक के लेखक है, ये आपको ध्यान रखना। और अगर इनकी बहुत सारी पुस्तक है, तो हम ये भी बात करेंगे कि इनकी कौन-कौन सी पुस्तक है जो कि इनके द्वारा लिखी गई। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है इनके द्वारा जो लिखी गई है, ये हम बात करेंगे काउंट डाउन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि काउंट डाउन जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था गाइस, ये देखिएगा काउंट डाउन जो है गाइस, ये देखिएगा काउंट डाउन जो है ये किसके द्वारा लिखा गया, तो ये आपको ध्यान रखना है काउंट डाउन जो है गाइस, ये देखिएगा ये जो है ये किसके द्वारा लिखा गया, ये अरविंद अडिगा के द्वारा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है द फ्लड ऑफ फायर जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि द फ्लड ऑफ फायर जो पुस्तक है ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखिएगा द फ्लड ऑफ फायर पुस्तक जो है ये अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। द फ्लड ऑफ फायर जो है ये किसके द्वारा लिखा गया, याद रखिएगा ये जो है अरविंद अडिगा सॉरी अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो है आपका जो है रिवर ऑफ स्मोक जो है ये किसने लिखा गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है रिवर ऑफ स्मोक, ठीक है, आपको ध्यान रखना है रिवर ऑफ स्मोक जो है ये किसने लिखा है, तो याद रखिएगा रिवर ऑफ स्मोक जो है जो देखिएगा रिवर ऑफ स्मोक जो है ये किनके द्वारा लिखा गया, तो ये आपको ध्यान रखना है ये जो लिखा गया अमिताभ घोष के द्वारा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है guys, जो है कि आपको याद रखना है कि द शैडो लाइन्स जो है ये किन्होंने लिखा है guys, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं ये आपको ध्यान रखना है कि द शैडो लाइन्स जो पुस्तक है जो है ये किसने लिखा है guys, तो आपको ध्यान रखना है द शैडो लाइन्स पुस्तक जो है ये भी अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि पखावज संगीत वाद्य यंत्र किस भारतीय राज्य से संबंधित। आपके ऑप्शन ऑप्शन है उड़ीसा से, ऑप्शन बी केरल से, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश से या ऑप्शन डी कर्नाटक से। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पखावज जो है ये सबसे ज्यादा जो है ये उत्तर भारत से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें ये किस राज्य से, उत्तर प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश से जो है कौन कौन सा संबंधित है गाइस, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश से अगर हम बात करते हैं सारंगी, सारंगी जो है ये उत्तर प्रदेश की संगीत वाद्य यंत्र है। सारंगी जो है ये उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ बहुत ज्यादा प्रचलित है। सारंगी हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर याद रखिएगा ढोलक भी जो है यहाँ बहुत ज्यादा प्रचलित है, तो सारंगी हो गया, ढोलक हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है तबला हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तबला भी जो है ये उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा प्रचलित है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक कि बिहार में भी बहुत ज्यादा प्रचलित। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कर्नाटक, कर्नाटक की अगर हम बात करें इससे आपको ध्यान रखना है वीणा। वीणा जो है जो देखिएगा ये कर्नाटक में बहुत ज्यादा प्रचलित है, तो ये आपको ध्यान रखना है, कर्नाटक में वीणा हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और कौन सा हो गया इससे आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है ये आपको ध्यान रखना मृदगम हो गया, ये कर्नाटक में बहुत ज्यादा प्रचलित है। अब आ जाते हैं guys आपके केरल। केरल की अगर हम बात करें तो यहाँ कौन कौन सा संगीत वाद्य यंत्र जो है बहुत ज्यादा प्रचलित है, तो यह देखिएगा चेंडा। चेंडा जो है ऐसा देखिएगा ये केरल का है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो इडक्का, इडक्का जो है ये भी जो है याद रखिएगा ये कहाँ का प्रचलित है, तो याद रखिएगा ये केरल का है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें ओडिशा, ओडिशा का जो है ये आपको प्रीवियस ईयर पूछा गया था कि धेन का संकेत वाद्य यंत्र जो है ये किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखिएगा धेन का जो है याद रखिएगा ये जो है ये आपके उड़ीसा का, ये आपको ध्यान रखना है। धेन का जो है ये आपके उड़ीसा का है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो याद रखिएगा मर्दल जो है ये भी आपके उड़ीसा का है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस आपके पखावज, तो अगर हम बात करते हैं कि पखावज से जो संबंधित है वो कौन कौन से व्यक्ति है जो पखावज से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो याद रखिएगा गोपाल दास का संबंध जो
है ये किनसे है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है गोपाल राज का संबंध जो है ये पखावज से, ये आपको ध्यान रखना है गोपाल राज का संबंध जो है ये पखावज से है। इसके अलावा अगर हम बात करें गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है उस्ताद रहमान खान। तो ये आपको ध्यान रखना है कि उस्ताद रहमान खान जो है गाइस देखिएगा ये किनसे संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि उस्ताद रहमान खान जो है गाइस देखिएगा ये भी आपके जो है पखावत से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है छत्रपति सिंह, ठीक है, आपको ध्यान रखना है छत्रपति सिंह जो है ये किनसे संबंधित है, तो याद रखिएगा छत्रपति सिंह जो है गाइस देखिएगा छत्रपति सिंह जो है ये किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा छत्रपति सिंह जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये भी पखावत से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है आपको 3 नेम जो है ये पखावत से याद रखना है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि खरीफ फसलें की बुआई किस महीने में की जाती है। तो आपको बताना है कि खरीफ फसलें की बुआई जो है ये किस महीने में की जाती है। तो आपके ऑप्शन ए मार्च अप्रैल में, ऑप्शन बी नवंबर दिसंबर में, ऑप्शन सी जून जुलाई में, या ऑप्शन डी फरवरी या मार्च में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा कि जून जुलाई में जो है ये क्या होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जून जुलाई में जो है ये आपका खरीफ फसल का जो है ये बुआई होता है, ये आपको ध्यान रखना। और अगर हम बात करें कि इस फसल की जो है गाइस देखिएगा अगर हम कटाई की बात करें कि इसकी जो है कटाई कब होती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है इसकी जो कटाई होती है जून जुलाई में इसकी बुआई होती है, और खरीफ फसल की कटाई जो है ये सितंबर और अक्टूबर में होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि खरीफ फसल की जो है ये कटाई कब होती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है खरीफ फसल की कटाई जो है ये सितंबर से लेकर गाइस याद रखिएगा सितंबर से अक्टूबर में जो है खरीफ फसल की कटाई होती है। आपको ध्यान रखना है सितंबर से अक्टूबर में खरीफ फसल की कटाई होती है। अब हम बात करेंगे कि आपका जो है खरीफ फसल कौन-कौन सा है जो कि खरीफ फसल है। तो अगर हम बात करते हैं धान जो है इधर देखिएगा धान जो है ये आपको ध्यान रखना है आपकी एक खरीफ फसल है जिसकी बुआई जून जुलाई में होती है और कटाई जो है ये सितंबर अक्टूबर में होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें धान के अलावा तो याद रखिएगा मक्का, मक्का भी जो है ये आपका एक खरीफ फसल है, ये आपको ध्यान रखना है। मक्का के बाद आपको याद रखना है ज्वार, ज्वार भी जो है इधर देखिएगा ये आपका एक खरीफ फसल है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं बाजरा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन है खरीफ फसल है या निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल है। तो ये सब प्रश्न जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये पूछा जाता है, तो याद रखिएगा बाजरा हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें सोयाबीन, सोयाबीन भी जो है ऐसा देखिएगा सोयाबीन जो है ऐसा देखिएगा ये भी जो है आपका जो है एक खरीफ फसल है, ये आपको ध्यान रखना सोयाबीन हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है तिल, तिल भी जो है ऐसा देखिएगा ये आपका एक खरीफ फसल है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तिल के अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है अरहर, अरहर भी आपका एक खरीफ फसल है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं उड़द, उड़द भी जो है जरा देखिएगा ये आपका खरीफ फसल है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो मूंग, मूंग भी आपका एक खरीफ फसल है, ठीक है। तो इतना आप याद रखिएगा खरीफ फसल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी ब्यूटेन, ऑप्शन सी प्रोपेन, या ऑप्शन डी हेक्सेन। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ब्यूटेन जो है ये प्रयुक्त होती है सबसे ज्यादा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो वो है इसके फॉर्मूले के बारे में। गाइस फॉर्मूला जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो कि पूछा जाता है। तो अगर हम बात करते हैं गाइस ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम मीथेन की फॉर्मूला की अगर हम बात करें कि इसका रासायनिक जो है ये क्या होता है गाइस, याद रखिएगा मीथेन का जो है CH4 जो है इसका रासायनिक सूत्र है, ये आपको ध्यान रखना है मीथेन का। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस आपके ब्यूटेन का, ब्यूटेन का जो है ये रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा C4, याद रखिएगा ब्यूटेन का जो है ये क्या होता है C4H10, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ब्यूटेन का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है गाइस, तो याद रखिएगा C4H10 जो है ये ब्यूटेन का होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है प्रोपेन की अगर हम बात करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है प्रोपेन का जो होता है वो रासायनिक क्या होता है C3 जो है ऐसा देखिएगा H8, ठीक है, आपको ध्यान रखना है प्रोपेन का जो होता है C3H8 जो है ये प्रोपेन का होता है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है हेक्सेन का, हेक्सेन की अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है C6, ये आपको ध्यान रखना है हेक्सेन का क्या होता है तो C6H आपको याद रखना है 14 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। हम बात करते हैं गाइस जो कि आपके ब्यूटेन की जगह इधर देखिएगा, ब्यूटेन की जगह इधर देखिएगा हम इसके गुण के बारे में बात करेंगे एक एक करके। तो ये आपको ध्यान रखना है ब्यूटेन के जो है गुण के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है ब्यूटेन का पहला गुण जो है याद रखिएगा ये आसानी से जल जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ब्यूटेन जो है इधर देखिएगा ये आसानी से जल जाता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ब्यूटेन जो है देखिएगा ये आसानी से जो है इधर देखिएगा आसानी से जल जाता है। ब्यूटेन जो है इधर देखिएगा ये आसानी से जल जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा
अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है कम धुआं उत्पन्न करती है, ठीक है। ब्यूटेन जो है कैसे देखिएगा, ये जो है कम धुआं जो है कैसे देखिएगा उत्पन्न करती है, जिसकी वजह से जो है कैसे देखिएगा इसमें न है, जिसकी वजह से जो है सिगरेट लाइटर में जो गैस देखिएगा इसी ये जो है एक गैस प्रयुक्त होती है ब्यूटेन, क्योंकि ये जो है क्या करती है गैस, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है कम धुआं उत्पन्न करती है, ये गैस जो है ये कैसी होती है गैस, ये आपको ध्यान रखना है। कम धुआं जो है गैस देखिएगा उत्पन्न करती है, आपको ध्यान रखना है। कम धुआं जो है उत्पन्न करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि टेबल टेनिस की जाल की लंबाई कितनी होती है। तो आपको बताना है टेबल टेनिस की जाल की लंबाई कितनी होती है। तो आपके ऑप्शन 198 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 183 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 173 सेंटीमीटर, या ऑप्शन डी 130 सेंटीमीटर। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 173 सेंटीमीटर जो है जाल की लंबाई है, ये आपको ध्यान रखना। और अगर हम बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जाल की लंबाई जो है ये आपका जो है 183 सेंटीमीटर है, ये आपको ध्यान रखना। और अगर हम बात करें कि जाल की जगह जो देखिएगा जो है ऊंचाई, ठीक है, ये जो जाल है इसकी जो है ये ऊंचाई कितनी है ये हम बात करेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। जाल की जो है ऊंचाई के बारे में हम बात करेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो है टेबल टेनिस के जाल की ऊंचाई जो है ये कितनी होती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। टेबल टेनिस के जाल की ऊंचाई जो होती है ये होता है 15.25 सेंटीमीटर, ठीक है, आपको ध्यान रखना। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसकी जो है ऊंचाई कितनी होती है 15.25 सेंटीमीटर जगह से देखिएगा जाल की ऊंचाई होती है, और 183 सेंटीमीटर जगह से देखिएगा जाल की जो है लंबाई होती है। तो याद रखिएगा ये बहुत बार पूछा जाता है कि जाल की जो है लंबाई कितनी होती है और जो है इसकी ऊंचाई कितनी होती है। ऊंचाई होती है 15.25 सेंटीमीटर और जो है जाल की लंबाई होती है 183 सेंटीमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आ जाते हैं इस टेबल। अब हम बात करेंगे टेबल के आकार के बारे में, ठीक है, कि टेबल टेनिस का जो टेबल होता है जैसे देखिएगा टेबल का आकार की अगर हम बात करें, टेबल के आकार के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना टेबल का आकार जो है ये कैसा होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है टेबल का आकार जो है कैसे देखिएगा ये जो है आयताकार होता है, आपको ध्यान रखना है। टेबल टेनिस के टेबल का आकार जो है ये कैसा होता है, आयताकार होता है, आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करते हैं इसकी टेबल का आकार जो है आयताकार होता है, तो इसमें आपको याद रखना है कि टेबल के आकार की जगह जो देखिएगा सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हम जो है इसके टेबल के आकार के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आयताकार होता है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो इसके जो है हम लंबाई के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके जो है चौड़ाई के बारे में बात करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, लंबाई चौड़ाई। और याद रखिएगा इसके अलावा जो है हम ऊंचाई के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है टेबल के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि टेबल की लंबाई जो है ये कितनी होती है, इससे याद रखिएगा 2.7 मीटर जो है 74 मीटर जो है देखिएगा 2.74 मीटर जो है ये आपका जो है टेबल की जो है लंबाई होती है, आपको ध्यान रखना। और अगर हम चौड़ाई की बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है 1.5 जो है गाइस देखिएगा 1.52 मीटर जो है गाइस देखिएगा ये जो है टेबल की चौड़ाई होती है, आपको ध्यान रखना। और अगर हम ऊंचाई की बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है 0.76 मीटर जो है गाइस देखिएगा ऊंचाई जो है 0.76 मीटर जो है इसकी ऊंचाई होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे, ये तो हो गया टेबल के बारे में। अब जो है दूसरा जो है हम किसके बारे में बात करेंगे, दूसरा जो है टेबल का जो है बॉल होता है गाइस, ये देखिएगा टेबल का जो बॉल होता है, ये अब जो बॉल देख रहे हैं ये बॉल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि बॉल की जो है यहाँ देखिएगा बॉल का जो है व्यास और वजन पूछा जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कहते हैं कि जो है बॉल का जो है ये वजन कितना होता है, इससे आपको ध्यान रखना है। बॉल का जो वजन होता है ये 2.7 ग्राम जो है कैसे देखिएगा बॉल का वजन होता है। बॉल का वजन कितना होता है, तो यह देखिएगा 2.7 ग्राम जो है बॉल का वजन होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है रंग की अगर हम बात करें तो बॉल का जो रंग होता है ये आपको ध्यान रखना है। बॉल का रंग जो होता है ये कैसा होता है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है बॉल का रंग जो है ये सफेद होगा, या फिर जो है जैसा देखिएगा सफेद होगा, या फिर जो है आपका जो है नारंगी होगा, ठीक है, सफेद होगा या फिर नारंगी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि हैलोजन लैम्प का तंतु किस मिश्र धातु का होता है। तो आपको बताना है कि हैलोजन लैम्प का तंतु जो होता है ये किस मिश्र धातु का होता है। तो आपके ऑप्शन है टंगस्टन एवं आयोडीन का, ऑप्शन बी टंगस्टन एवं ब्रोमीन का, ऑप्शन सी टंगस्टन एवं सोडियम का, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जो है टंगस्टन एवं सोडियम का जो है मिश्र धातु होता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
उसके अलावा जो है गाइस याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं गाइस, आपको ध्यान रखना है कि जो है लैंप का जो है गाइस याद रखिएगा, लैंप का जो है याद रखिएगा पीला प्रकाश की अगर हम बात करें कि लैंप का जो है गाइस याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं कि पीला प्रकाश जो है ये किस वजह से होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये भी पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा कभी कभी जो है ये आपको ध्यान रखना है, लैंप लैंप से क्या कभी कभी क्या मोस्टली टाइम जो है आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो है आपका पीला प्रकाश होता है। तो ये जो है ये किसकी वजह से होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो होता है ये तंतु में लिख लीजिएगा। तंतु में जो है ऐसा देखिएगा, तंतु में सोडियम मिला होने के कारण जो है ऐसा देखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है कि तंतु में जो है ऐसा देखिएगा, तंतु में सोडियम मिले रहने के कारण जो है ऐसा देखिएगा, तंतु में जो है ऐसा देखिएगा, सोडियम मिला होने के कारण जो है ऐसा देखिएगा पीला प्रकाश होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तंतु में जो है ऐसा देखिएगा, सोडियम जो है ऐसा देखिएगा, तंतु में सोडियम मिला होने के कारण जो है ऐसा देखिएगा, तंतु में सोडियम मिला होने के कारण जो है ऐसा देखिएगा, तंतु में सोडियम मिला होने के कारण जो है ये क्या होता है, तो पीला प्रकाश निकलता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तंतु में सोडियम मिला होने के कारण जो है इधर देखिएगा क्या होता है, तो याद रखिएगा पीला प्रकाश निकलता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्या निकलता है इससे आपको ध्यान रखना है, पीला प्रकाश निकलता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं गाइस। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है, तो आपके ऑप्शन ऑप्शन ए अनुच्छेद 216 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 243 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 153 में, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 213 में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 213 में जो है राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम बात करें अनुच्छेद 216 में जो है ये क्या कहा गया है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 216 में जो है उच्च न्यायालय के गठन का जो है प्रावधान उल्लेख किसमें किया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 216 में जो है गाइस देखिएगा ये उच्च न्यायालय के, ये आपको ध्यान रखना है, उच्च न्यायालय के जो है देखिएगा अनुच्छेद 216 में जो है ऐसा देखिएगा उच्च न्यायालय के जो है ये गठन का प्रावधान जो है ये किसमें किया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 216 में किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 243 की अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है, पंचायतों का उल्लेख जो है ये किसमें किया गया है, इससे आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 243 में जो है देखिएगा पंचायतों का उल्लेख जो है ये किसमें किया गया है, तो पंचायतों का उल्लेख जो है देखिएगा पंचायतों का उल्लेख जो है ये किसमें किया गया है, ये आपके जो है अनुच्छेद 243 में किया गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 153 में जो है ये क्या कहा गया है, तो याद रखिएगा राज्यपाल का उल्लेख जो है, राज्यपाल का उल्लेख जो है ये किसमें है, इससे आपको ध्यान रखना है। राज्यपाल का उल्लेख जो है ये आपको ध्यान रखना है, राज्यपाल का उल्लेख जो है अनुच्छेद 153 में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राज्यपाल का उल्लेख जो है ये किसमें, अनुच्छेद 153 में जो है ये राज्यपाल का उल्लेख है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि पॉलिश किए हुए चावल खाने से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है, तो आपको बताना है पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है जलन शक्ति का कम होना, ऑप्शन बी त्वचा का फटना, ऑप्शन सी रक्त का थक्का नहीं बनना, या ऑप्शन डी बेरी बेरी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी होता है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करते हैं जनन शक्ति जो है ये किस वजह से होता है, तो याद रखिएगा विटामिन ई की कमी से जो है कौन सा रोग होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन विटामिन ई की कमी से जो है गाइस देखिएगा विटामिन ई की कमी से जो है कौन सा होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन ई की कमी से जो है कौन सा रोग होगा आपका, जनन शक्ति जो है विटामिन ई की कमी से जो है कौन सा रोग होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन ई की कमी से जो है जनन शक्ति का कम होना, विटामिन ई की कमी के कारण जो है ये रोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इससे आपको ध्यान रखना है त्वचा का फटना। त्वचा का फटना जो है ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो याद रखिएगा विटामिन बी 2 की कमी से जो है ये कौन सा रोग होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि विटामिन बी 2, ये आपको ध्यान रखना है, विटामिन विटामिन बी 2 की कमी से जो है ये कौन सा रोग होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन बी 2 की कमी से जो है याद रखिएगा त्वचा का फटना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है रक्त का थक्का जो है ये नहीं बन पाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन के की कमी से जो है आपको ध्यान रखना है, विटामिन विटामिन के की कमी से जो है कौन सा रोग होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन के की कमी से जो है याद रखिएगा विटामिन के की कमी से जो है ये कौन सा रोग होता है, तो ये आपको ध्यान रखना रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा इनमें से कहाँ स्थित है? तो आपके ऑप्शन ऑप्शन ए पाकिस्तान में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी बलूचिस्तान में, या ऑप्शन डी पंजाब में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा जो है ये कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है, आपको ध्यान रखना। और अगर हम बात करें गुजरात के किस जिले में, तो याद रखिएगा कच्छ जिले में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो ये आपको ध्यान रखना है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है धौलावीरा से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो एक एक करके पॉइंट को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले याद रखिएगा इसे जो है यूनेस्को में शामिल किया गया, ठीक है। धौलावीरा को जो है याद रखिएगा इसे जो है यूनेस्को में शामिल किया गया। और अगर हम बात करें धौलावीरा को यूनेस्को में कब शामिल किया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है 2021 में जो है याद रखिएगा यूनेस्को के जो है याद रखिएगा 2021 में जो है इसे यूनेस्को में शामिल किया गया धौलावीरा को, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है तो याद रखिएगा इसकी अगर हम बात करें कि जो है धौलावीरा की जो है याद रखिएगा इसकी जो है खोज किसने की थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर धौलावीरा की खोज की बात करें तो याद रखिएगा जगपति जोशी जी ने जो है याद रखिएगा जगपति जोशी जी ने, ये आपको ध्यान रखना है। धौलावीरा की खोज जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है जगपति जोशी जी ने जो है गाइस याद रखिएगा धौलावीरा की खोज की थी। और अगर हम बात करें कि जगपति जोशी जी ने धौलावीरा की खोज कब की थी, 1967 में जो है खोज की थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कब की थी खोज? 1967 में। अब बात करते हैं इसकी धौलावीरा का जो है ये आपको ध्यान रखना है कि इसका जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये भी पूछा जाता है जैसे कि आपका मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला होता है, वैसे ही आपसे पूछा जाता है कि जो धौलावीरा का जो है ये शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है सफेद कुआं जो है याद रखिएगा सफेद कुआं जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है, ये आपको ध्यान रखना है सफेद कुआं जो है ये धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे, ये आपको बताना है कि भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन ए केसी नियोगी, ऑप्शन बी एम सी सीतलवार, ऑप्शन सी सुकुमार सेन, या ऑप्शन डी रॉस बर्कर। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के पहले महान्यायवादी जो है ये कौन है, तो एम सी सीतलवार जो है ये भारत के पहले महान्यायवादी हैं, ये आपको ध्यान रखना। और अगर हम बात करते हैं केसी नियोगी की गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है केसी नियोगी जो है याद रखिएगा पहले वित्त आयोग अध्यक्ष जो है ये कौन रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है वित्त आयोग के, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं ये आपको ध्यान रखना है वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है, तो ये आपको ध्यान रखना है केसी नियोगी जो है वित्त आयोग के जो है ये आपको ध्यान रखना है केसी नियोगी जो है वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है सुकुमार सेन। सुकुमार सेन की अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है पहले जो है पहले चुनाव आयुक्त जो है ये कौन है, तो ये आपको ध्यान रखना है सुकुमार सेन जो है ये पहले चुनाव आयुक्त है, ये आपको ध्यान रखना है पहले चुनाव आयुक्त कौन है, तो ये आपको ध्यान रखना है पहले चुनाव आयुक्त जो है ये सुकुमार सेन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ये आपको ध्यान रखना है आपको याद रखना है रॉस बर्गर, ठीक है। आपको ध्यान रखना है रॉस बर्गर की अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है कि यूपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपको ध्यान रखना है यूपीएससी के जो है ये आपको ध्यान रखना है यूपीएससी के संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। यूपीएससी के जो है याद रखिएगा यूपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपको ध्यान रखना है यूपीएससी के पहले अध्यक्ष जो थे ये याद रखिएगा यूपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे, रॉस बर्कर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आपको बताना है विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए वायरोलॉजी, ऑप्शन बी साइटोलॉजी, ऑप्शन सी ब्रायोलॉजी, या ऑप्शन डी एल्गोलॉजी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो है विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, वायरोलॉजी जो है विषाणुओं के अध्ययन को कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें साइटोलॉजी जो है ये किसको कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कोशिका के अध्ययन को जो है ये क्या क्या कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कोशिका के अध्ययन को जो है
साइटोलॉजी कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कोशिका के अध्ययन को जो है ये क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं ब्रायोलॉजी, ब्रायोलॉजी में जो है ये किसका अध्ययन होता है? तो ये आपको ध्यान रखना है। ब्रायोलॉजी में जो है ब्रायोफाइटा का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ब्रायोफाइटा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ब्रायोफाइटा का अध्ययन जो है ये आपको क्या कहलाता है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं guys, ये आपको ध्यान रखना है कि ब्रायोफाइटा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि ब्रायोफाइटा का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है? तो ये आपको ध्यान रखना है। ब्रायोफाइटा का अध्ययन जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपका ब्रायोलॉजी कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एल्गोलॉजी में जो है ये किसका अध्ययन होता है? तो ये आपको ध्यान रखना है। एल्गोलॉजी में जो है ये आपको ध्यान रखना है, शैवालों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है? तो ये आपको ध्यान रखना है। शैवालों का अध्ययन जो है ये आपको ध्यान रखना है, क्या कहलाता है? तो शैवालों का अध्ययन जो है ये आपको ध्यान रखना है, एल्गोलॉजी कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। शैवालों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है? तो ये आपको ध्यान रखना है। शैवालों का अध्ययन जो है ये एल्गोलॉजी कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। इस क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल भारत में मौजूद है? तो आपको बताना है कौन सा हड़प्पा कालीन है जो कि भारत में मौजूद है। तो आपके ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी चंद्रभद्रो या ऑप्शन डी हड़प्पा। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हर लोथल जो है guys, ये देखिएगा ये आपका भारत में मौजूद है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको अगर हम बात करें तो बाकी जो है आपको याद रखना है जो आपका कौन कौन सा है। तो अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में आपको कौन कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है तो ये पूछा जाता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा, हड़प्पा जो है ये आपका कहाँ मौजूद है? तो ये आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा जो है ये आपके पाकिस्तान में मौजूद है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो जो है ये आपका कहाँ मौजूद है? तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो जो है ये आपका कहाँ है? तो ये आपको ध्यान रखना है। ये भी आप ये स्थल भी आपका पाकिस्तान में है, ये आपको ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो भी आपका पाकिस्तान में। उसके अलावा अगर हम बात करें तो याद रखिएगा कोट दीजी, कोट दीजी याद रखिएगा। कोट दीजी जो है ये आपका कहाँ है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कोट दीजिए, ये भी आपका जाएगा, जो रखिएगा ये भी आपका पाकिस्तान में है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो याद रखिएगा गाइस आपका जो है चनमुद्रो जो है ये कहाँ है? तो ये आपको ध्यान रखना है। चनमुद्रो जो है ये कहाँ है? तो याद रखिएगा चनमुद्रो जो है याद रखिएगा ये भी आपका पाकिस्तान में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सुतका गेंडोर जो है ये आपका कहाँ है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। सुतका गेंडोर जो है याद रखिएगा, सुतका गेंडोर जो है ये भी आपका पाकिस्तान में। तो ये जितने भी स्थल है ये आपका पाकिस्तान में है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। इस क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो आपके ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी किलोग्राम, ऑप्शन सी सेकेंड या ऑप्शन डी एम्पियर। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक जो है ये एम्पियर है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो अगर हम बात करें सेकेंड, सेकेंड जो है याद रखिएगा किस भौतिक राशि का ऐसा ही मात्रक सेकेंड है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस समय का जो है ऐसा ही मात्रक क्या है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है समय का, समय का ऐसे मात्रक जो है आपको ध्यान रखना है। समय का ऐसे मात्रक जो है ये क्या है? तो आपको ध्यान रखना है समय का ऐसा ही मात्रक जो है आपको ध्यान रखना है ये आपका सेकंड है, ये आपको ध्यान रखना है। समय का ऐसा ही मात्रक सेकंड है। उसके अलावा अगर हम बात करें मीटर, मीटर जो है ये किसका ऐसा ही मात्रक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। लंबाई, लंबाई का ऐसा ही मात्रक क्या है गाइस? ये आपको ध्यान रखना है। लंबाई का ऐसा ही मात्रक जो है, लंबाई का ऐसा ही मात्रक जो है जो देखिएगा लंबाई का ऐसा ही मात्रक जो है ये क्या है? फिर आपको ध्यान रखना है लंबाई का ऐसे मात्रक जो है ये मीटर है, आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें किलोग्राम की गई तो आपको ध्यान रखना है किलोग्राम जो है द्रव्यमान का ऐसे मात्रक जो है ये क्या है? इससे आपको ध्यान रखना है। द्रव्यमान का ऐसे मात्रक जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपका क्या है? इससे आपको ध्यान रखना है द्रव्यमान का ऐसे मात्रक जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका किलोग्राम है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। इस क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं, क्योंकि तो वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रति लोमानुपाती होते हैं, या ऑप्शन बी कम वोल्टेज विद्युतीय विसर्जन प्रारंभ कर देता है, या ऑप्शन सी वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के वर्गमूल यानी कि प्रति लोमानुपाती होते हैं, या ऑप्शन डी वे भी समानुपाती ऊष्मा खींचते हैं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो कि वोल्टेज के जो है याद रखिएगा अधिक विद्युत धारा खींचते जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है, ये आपको ध्यान रखना है, जिस वजह से जो याद रखिएगा मोटर जल जाते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। तो जब ऑक्सीजन में जलता है तो ये जो है कौन सा है जो है क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है लोहा, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी फास्फोरस या ऑप्शन डी गंधक। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन जो है आपका जो है सॉरी ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोडियम जो है याद रखिएगा ये जो है क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ये ऑक्सीजन में जलता है। तो ये कौन-सा ऑक्साइड बनाता है? क्षारीय ऑक्साइड बनाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और याद रखिएगा जब ये क्षारीय ऑक्साइड बनाता है सोडियम तो ये जो है ये क्या बन जाता है। तो जब क्षारीय ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन में जलता है तो ये क्या बनाता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये जो है सोडियम ऑक्साइड बनाता है जब जो है क्षारीय ऑक्साइड जो है याद रखिएगा ऑक्सीजन में जलता है। तो ये जो है सोडियम के साथ जलता है तो ये क्या बनाता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। सोडियम ऑक्साइड बनाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या बनाता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है सोडियम ऑक्साइड बनाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि सोडियम ऑक्साइड का जो है ये फॉर्मूला क्या होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2O जो है इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। इस क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है कि चार संबंध पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है चंद्रभान ब्राह्मण ने, ऑप्शन बी मोहम्मद वारिस ने, ऑप्शन सी अबुल फजल ने या ऑप्शन डी गुलबदन बेगम ने। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चार संबंध पुस्तक जो है चंद्रभान ब्राह्मण ने लिखी थी। अगर हम बात करते हैं चार संबंध पुस्तक तो याद रखिएगा गाइस ये जो है ये किसके काल में लिखा गया था। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये जो है शाहजहां के काल में लिखा गया था। चार संबंध पुस्तक जो है शाहजहां के काल में लिखा गया था। ये आपको ध्यान रखना है किसके काल में लिखा गया था, ये तो याद रखिएगा शाहजहां के काल में जो है ये आपको ध्यान रखना है। चार संबंध पुस्तक जो है ये किसके काल में लिखा गया था, शाहजहां के काल में लिखा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें याद रखिएगा तो चार संबंध पुस्तक में जो है आपको ध्यान रखना है मुगल कुलीनता का जो है आपको ध्यान रखना है। मुगल कुलीनता का जो है वर्णन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है किसका किया गया तो याद रखिएगा चार चमन पुस्तक में जो है याद रखिएगा मुगल कुलीनता का जो है आपको ध्यान रखना है। चार चमन पुस्तक में जो है आपको ध्यान रखना है मुगल कुलीनता का जो है वर्णन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वर्णन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। इस क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से मांसपेशियों में दर्द होती है। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है विटामिन बी की कमी से, ऑप्शन सी विटामिन सी की कमी से, ऑप्शन सी विटामिन डी की कमी से या ऑप्शन डी विटामिन ए की कमी से। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विटामिन डी की कमी से जो है मांसपेशियों में दर्द होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं विटामिन बी की कमी से जो है कौन सा रोग होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन बी की कमी से जो है एनीमिया रोग जो है ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एनीमिया रोग जो है ये आपको ध्यान रखना है। एनीमिया रोग जो है ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन बी की कमी से जो है एनीमिया रोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें विटामिन सी की कमी से जो है ये क्या होता है, तो याद रखिएगा मसूड़ों से खून आना जो है ये आपको ध्यान रखना है। मसूड़ों से खून आना जो है ये किसकी कमी से होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मसूड़ों से खून आना जो है ये आपको ध्यान रखना है। मसूड़ों से खून आना जो है ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन सी की कमी के कारण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें विटामिन ए की कमी से जो है ये कौन सा रोग होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी जो है ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। रतौंधी जो है ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। इस क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि ध्वनि की निम्नलिखित में से किस विशेषता को हर्ट्ज में मापी जाती है। तो आपको बताना है कि ध्वनि की किस विशेषता को हर्ट्ज में मापी जाती है। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है ध्वनि की तीव्रता को, ऑप्शन बी ध्वनि की प्रबलता को, ऑप्शन सी ध्वनि की आवृत्ति को या ऑप्शन डी ध्वनि की तरंग दैर्ध्य को। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ध्वनि की आवृत्ति को जो है याद रखिएगा हर्ट्ज में मापी जाती है। तो ऑप्शन बी हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइस आपका जो है आरआरबी एनटीपीसी यानी कि रेलवे एनटीपीसी का सेट जो है आपका 74 जो है ये यही कंप्लीट होता है। अगर आपको यहाँ से कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज प्लीज गाइस ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो प्लीज 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 चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।